नमस्कार विद्यार्थियों। शब्द शक्ति के प्रकरण में जो हमने 3 भागों का विश्लेषण किया, उनमें के अभिधा को हमने पढ़ लिया था। लक्षणा और व्यंजना 2 शब्द शक्तियाँ बची हुई हैं, उनको आज हम विस्तार से उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो दूसरे नंबर की जो शब्द शक्ति है वो है लक्षणा। पिछले टॉपिक में हमने इनको थोड़ा पढ़ा था अभिधा के साथ। लक्षणा शब्द शक्ति, नोटबुक निकाले और पेन के सहयोग से उसमें लिखने की कोशिश करें, समझ में आएगा। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा लक्षण के आधार पर ही इसको समझ में आ रहा है कि लक्षणा यानी लक्षण के द्वारा, जैसे अभिधा में जो वाचक अर्थ के माध्यम से मुख्यार्थ के माध्यम से मुख्यार्थ निकल कर आ रहा था, वाच्यार्थ निकल कर आ रहा था, उसी प्रकार से लक्षणा में क्या निकल कर आएगा, लक्षक शब्द के माध्यम से लक्ष्यार्थ निकल के आएगा, यानी लक्षण का अर्थ निकल के आएगा या आरोपितार्थ निकल के आएगा, यानी उसमें किसका गुण किसका दोष आरोप किया गया है वो निकल कर आएगा। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्या है, इसकी परिभाषा लिख लेते। जैसे अभिधा की परिभाषा लिखी तो इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे। मुख्यार्थ का बाद होने पर इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, सुंदर रूप से लिखें, शुद्ध मुख्यार्थ का बाद होने पर, यानी मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी अथवा रूढ़ी, कोई शब्द रूढ़ हो जाता है उसको रूढ़ी, प्रचलित जो चलाता है उसको रूढ़ी अथवा प्रयोजन, परिभाषा स्वच्छ और साफ शब्दों में शुद्ध लिखें, रूढ़ी अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित मुख्यार्थ किसने लिया, पिछली शब्द शक्ति अभिधा, मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ, अब अन्य अर्थ कौन सा होगा भाई, लक्ष्यार्थ, क्योंकि उसमें तो मुख्यार्थ तो किसमें हो गया, अभिधा में। अब इसमें अन्य अर्थ क्या लेंगे, मुख्यार्थ में बाधा होने पर, बाद यानी बाधा, कोई त्रुटि आने पर, कोई अर्थ नहीं निकलने पर क्या करेंगे, लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे। लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति वहां पर होती है। कब, जब मुख्यार्थ ना निकले, मुख्यार्थ में कोई बाधा हो, तो हम 2 तरीके से, रूढ़ी के द्वारा या फिर प्रयोजन के द्वारा, हम जब मुख्यार्थ से संबंधित कोई अन्य अर्थ अर्थात लक्षण के आधार पर लक्ष्यार्थ लेते हैं, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, उसको ग्रहण किया जाता है उस अर्थ को। तो इस परिभाषा को उतारें। अब मुख्यार्थ जो वाचक शब्द का हो गया अभिधा में, लक्ष्यार्थ लक्षक शब्द का हो गया जो लक्षणा शब्द शक्ति में है। अब इसमें देखो, जैसे उसमें वाचक शब्द के माध्यम से हमने 3 प्रकार के वाचक पढ़े अभिधा में। कौन कौन से पढ़े थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, 3 प्रकार के पढ़े थे। रूढ़ शब्द जिनका विश्लेषण संभव नहीं हो, यौगिक शब्द जिनके विश्लेषण संभव हो, प्रकृति और प्रत्यय के योग से बने हों, और योग रूढ़ शब्द जिनकी जो संरचना तो यौगिक के समान हो और अर्थबोध रूढ़ के समान, इसलिए उनको क्या कह दिया, योग रूढ़ कह दिया। तो कहने का अर्थ ये है, जो उसमें 3 प्रकार के वाचक शब्द थे, आचार्यों के अनुसार बताए गए थे। और इसमें भी लक्षण जो शब्द शक्ति है, इसमें भी 3 बातें जो आवश्यक होती हैं। 3 बातें कौन कौन सी आवश्यक होती है, देखो। पहली बात, मुख्यार्थ का बाद। पहली बात तो कौन सी है इसमें, मुख्यार्थ का बाद, यानी मुख्यार्थ ना निकले,
मुख्यार्थ ना निकले तो ही लक्ष्यार्थ लेंगे, तो ही लक्षणा निकलेगी। तो पहली बात तो क्या समझनी पड़ेगी हमें कि अगर मुख्यार्थ में किसी प्रकार की कोई बात यानी बाधा उत्पन्न हो रही है तो ही अगले स्टेप पर हम जाएंगे, लक्षणा की तरफ हम बढ़ेंगे। दूसरा, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। अब मुख्यार्थ नहीं निकला तो क्या किया हमने, लक्ष्यार्थ लिया। लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ से संबंधित होना। तो दूसरी बात क्या हो गई कि ठीक है कोई बात नहीं, मुख्यार्थ नहीं निकलना, मुख्यार्थ में कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो हम लक्ष्यार्थ ले लेते हैं। लेकिन लक्ष्यार्थ भी कैसा होगा, जो मुख्य अर्थ है जिसको हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी से संबंधित होगा। मुख्यार्थ में बाधा हुई, मुख्यार्थ तो नहीं निकला, लेकिन जो अन्य अर्थ निकला लक्ष्यार्थ के माध्यम से वो कैसा निकलेगा, उसी से संबंधित निकलेगा। किसी से संबंधित, जो मुख्यार्थ है मुख्यार्थ से संबंधित ही लक्ष्यार्थ निकलेगा। तीसरी जो बात है, उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे इसको, इन तीन बातों को हम पहले लिख लेते हैं। तीसरी जो बात है इसमें, लक्ष्यार्थ के मूल में रूढ़ि या प्रयोजन का होना। किसके आधार पर लिख लेंगे, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर। दो प्रकार की जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है, एक तो रूढ़ यानी रूढ़ि के आधार पर और दूसरी प्रयोजन के आधार पर। तो ये तीन बातें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। कौन कौन सी, मुख्यार्थ का बाद यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी तो ये लक्ष्यार्थ लिया जाएगा, और लक्ष्यार्थ जो लिया जाएगा वो मुख्यार्थ जिसमें बाधा उत्पन्न हुई है उससे संबंधित होगा, और रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर उसको लिया जाएगा। यानी या तो जो रचनाकारों की परंपराओं के अनुसार जो शब्द गठित कर दिए गए हैं, जो रूढ़ कर दिए गए हैं, उनके आधार पर लिया जाएगा, या फिर किसी लक्षण के आधार पर उसको प्रयोजन करके यानी उसको आरोपितार्थ करके प्रयोजन के आधार पर उसको लिया जाएगा। तो इस प्रकार से तीन बातें मुख्य रूप से याद रखनी है। मुख्यार्थ का बाद होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ संबंधित अन्य अर्थ अर्थात लक्ष्यार्थ दिया जाता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति में तीन मुख्य बातें आवश्यक होती हैं। तीन मुख्य बातें, कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, तीन, वो बोर्ड पर लिखी हुई हैं। तीन मुख्य बातें आवश्यक होती हैं। ये आ सकता है, पेपर में पूछ सकता है कि लक्षणा शब्द शक्ति को बताइए और उसके लिए तीन मुख्य बातें कौन सी होती हैं, आवश्यक बातें कौन सी होती है। तो ये तीन मुख्य हैं और आवश्यक हैं। कौन सी, पहले मुख्यार्थ का बाद यानी मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होगी तो ही लक्ष्यार्थ लिया जाएगा, और दूसरा जो लक्ष्यार्थ लिया जाएगा वो उसी मुख्यार्थ से संबंधित होगा जिसमें बाधा उत्पन्न हुई है, और तीसरा रूढ़ि यानी रूढ़ के अनुसार या प्रयोजन के आधार पर ही तीसरा अर्थ ग्रहण किया जाएगा। तो ये चीजें हैं, इनको उतारे आप। अब हम इसका एक उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो तीन मुख्य बातें आवश्यक हो गई, उसकी परिभाषा हो गई लक्षणा शब्द शक्ति की। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं इसको आपको समझाऊंगा। देखिए उदाहरण जैसे हमने ले लिया भाई, वह लड़का तो शेर है। एक उदाहरण लिखे बेटा, वह, और उदाहरण के माध्यम से समझने की इसको कोशिश करें। लक्षणा का उदाहरण है, वह लड़का शेर है। वह लड़का, तो भी लगा लेते हैं बीच में अगर लगाना चाहो तो, या फिर कोई दिक्कत नहीं। वह लड़का शेर है। अब देखो दोनों चीजें अलग है बेटा, लड़का और शेर, क्योंकि लड़का जो है वो शेर नहीं हो सकता, शेर है जो लड़का नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ क्या किया, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब इसको हम समझेंगे। देखो किस प्रकार समझेंगे। पहला क्या लिखा था हमने, पहले लिखा था बेटा तीन बातें मुख्य आवश्यक थी। इनमें पहली क्या थी, मुख्य अर्थ में बाधा। अब मुख्य अर्थ में बाधा किस प्रकार से उत्पन्न हो रही है, कि लड़का शेर हो ही नहीं सकता और ना ही शेर लड़का हो सकता है। तो मुख्य अर्थ तो हमने, मुख्य अर्थ तो ये होता कि वह लड़का शेर है, यानी वो शेर ही होता तो मुख्यार्थ नहीं कर लेते। लेकिन मुख्यार्थ में तो बाधा उत्पन्न हो गई, मुख्यार्थ का तो अर्थ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब मुख्यार्थ का अर्थ नहीं रहा तो यह अभिधा नहीं है। अभिधा नहीं है तो अगली पे जाएंगे। अगली कौन सी है, लक्षण। लक्षण जो हम पढ़ रहे हैं, लक्षण का पहला वही भाग हमने पढ़ा कि मुख्यार्थ में बाधा, बिल्कुल मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हुई। दूसरा हम मुख्यार्थ संबंधित क्या लेंगे, लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ किसका लेंगे, किसको आरोपित किया गया है, लड़के को। किस पर, शेर पर। देखो शेर के जो गुण है उसको आरोपित किया गया है किस पर, लड़के पर। कि शेर में जो वीरता होती है, शेर में जो साहस होता है वो किस पर आरोपित कर दिया, लड़के पर कर दिया ना आरोपित, कि यह लड़का शेर है। तो इसका जो गुण है, इसकी जो वीरता है, इसका जो साहस है वो किस पर आरोपित किया, इस पर।
किस पर आरोपित किया। तो मुख्यार्थ में तो बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन मुख्यार्थ से संबंधित यानी शेर से संबंधित जो बात थी वही कहाँ आधारित की हमने, लड़के पर, वही आरोपित किया लड़के पर। तो दूसरी हो गई लक्ष्यार्थ मुख्यार्थ से संबंधित है भाई। अब तीसरी बात आती है रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर। तो इसमें हम देखेंगे रूढ़ि है या प्रयोजन है। तो सीधी सी बात, इसमें आरोपित किया गया है किसके गुण को, शेर के। तो ये कोई रूढ़ बात नहीं है, ये तो प्रयोजन बात है, प्रयोजन के आधार पर इसको लिया गया है। तो ये तीन बातें हो गई। इस उदाहरण को आप उतार सकते हैं, वह लड़का शेर है, लड़का शेर नहीं हो सकता, लेकिन शेर के जो गुण है उसको इस पर आरोपितार्थ कर दिया गया है, शेर के लक्षण को। इसलिए मुख्यार्थ तो आया नहीं, मुख्यार्थ से संबंधित क्या आ गया, लक्ष्यार्थ। इसलिए कौन सी शब्द शक्ति हो गई, लक्षणा शब्द शक्ति। तो तीनों जो आवश्यक बातें थी उदाहरण के माध्यम से समझा दी। अब बात आती है लक्षणा के भेद। अभिधा में हमने कोई भेद नहीं पढ़ा, अभिधा में वाचक शब्द पढ़े थे बस। लक्षणा के भेद हैं, अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में बताया था आपको दो भेद, किस किस के माध्यम से, एक तो रूढ़ि के माध्यम से और दूसरा प्रयोजन के माध्यम से। तो प्रयोजन का नाम हो गया प्रयोजनवती लक्षण। तो दो भेद हैं, इनको आप उतारें। पहला हो गया रूढ़ि लक्षण और दूसरा होता है प्रयोजनवती लक्षण। अब पहले को पढ़ेंगे हम, लक्षणा के भेद में किसको पढ़ेंगे, पहले को, रूढ़ि लक्षणा को। नंबर 1 डालें, नंबर 1 डाले भाई, रूढ़ि लक्षणा। अब रूढ़ि लक्षणा देखो, रूढ़ि लक्षणा की क्या परिभाषा है, उसको लिखेंगे, उसको उदाहरण सहित हम समझेंगे। जहां रूढ़ि या रचनाकारों की परिभाषा लिखेंगे इसकी, जहां रूढ़ि या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर मुख्य अर्थ क्या है, मुख्य अर्थ से जिसको हम संबोधित करते हैं। अब इसको अलग अलग लिख दिया, इसको कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं इसको, तो मुख्य प्लस अर्थ मुख्य अर्थ हो जाता है। मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां रूढ़ि लक्षणा मानी जाती है। कहाँ, जहां रूढ़ि या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार। अब यहाँ प्रयोजन हटा दिया है, क्यों हटा दिया है, क्योंकि अब लक्षणा नहीं पढ़ रहे, अब पढ़ रहे हैं रूढ़ि लक्षणा। लक्षणा में तो दोनों है, रूढ़ि भी है और प्रयोजन भी है, लेकिन अब वेद पे ही हम आ गए हैं रूढ़ि पे। तो बात कहाँ तक सीमित हो गई, रूढ़ि यानी रचनाकारों की जो परंपरा है, रचनाकारों ने जो शब्द गठित कर दिए। जैसे हरिश्चंद्र शब्द है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ईमानदार व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। गांधी जी शब्द है, वर्तमान में गांधी जी नहीं है, वर्तमान में हरिश्चंद्र जी नहीं है, लेकिन उनके जो प्रतीयमान अर्थ क्या अर्थ कर दिए कि गांधी जी का नाम आ गया तो सादगी पसंद व्यक्ति, सत्य प्रिय व्यक्ति, इस प्रकार के जो शब्द गठित कर दिए हैं। तो ये रूढ़ि रचनाकारों की परंपराएं हैं। कहते हैं ना ज्यादा जयचंद बनते हो, तो वो अब जयचंद थोड़ी है वर्तमान में, लेकिन उन्हीं के जो गुणों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको ऐसा कह देते हैं। हरिश्चंद्र जैसे सत्य बोलने वाला जो राजा हुआ था, तो इस प्रकार से शब्द गठित कर दिए, रूढ़ हो गए वो शब्द, प्रचलित, अब वो उसी प्रकार से चले आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है, रूढ़ि रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है। दूसरा अर्थ किसके आधार पर लिया जाता है भाई, दूसरा अर्थ लिया जाता है रूढ़ि यानी रचनाकारों की परंपरा के अनुसार। जो शब्द वर्तमान समय में
प्रचलित समय से चले आ रहे शब्दों के अनुसार गठित हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। रूढ़ शब्द रचनाकार परंपरा के अनुसार। जैसे उदाहरण इसमें दिया हुआ है, भारत जाग उठा। उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, भारत जाग उठा। अब भारत आप जानते हैं एक देश का नाम है, और सौभाग्य है कि हमारे देश का नाम है भारत जाग उठा। देश, कोई भूभाग, कोई प्रांत, कोई क्षेत्र, आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, समझदार हैं कि वो चेतन नहीं होते, अचेतन होते हैं। कोई भी भूभाग हो, खंड हो, क्षेत्र हो, प्रांत हो। उसी प्रकार से भारत हमारा देश है, उसका नाम है भारत। अब भारत जाग उठा, भारत नहीं जागा, भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो जाग उठे, भारत के निवासी जाग उठे, भारत के वासी जाग उठे। तो देखिए, अब भारत शब्द से, भारत जो शब्द था वो कहां से गठित हुआ था? रूढ़ शब्द बनकर आया भारत। और रूढ़ शब्द किनकी रचनाओं के अनुसार हुआ? इन रचनाकारों की परंपराओं के अनुसार हुआ। अब मुख्य अर्थ, भारत जाग उठा, भारत तो क्या एक देश है, भूभाग है, वो कैसे जाग सकता है? मुख्य अर्थ बाधा उत्पन्न हुई मुख्य अर्थ में, तो मुख्य अर्थ छोड़ दिया हमने, दूसरा अर्थ क्या लिया? ये हो सकता है भाई भारत तो जागा नहीं, लेकिन भारत के लोग जाग गए, भारतवासी जाग गए, भारत निवासी जाग गए। तो कहने का अर्थ ये, रूढ़ी या रचनाकारों की परंपराओं के अनुसार मुख्य अर्थ को छोड़ दिया जाता है और उसी से संबंधित दूसरा अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ परंपरा क्या हो गई रचनाकारों की? भारत के लोग जाग उठे, भारत के वासी जाग उठे। तो इस प्रकार से कौन सी शब्द शक्ति होगी इसमें? रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा। तो इस प्रकार के ये उदाहरण है। एक उदाहरण और, जैसे कलिंग साहसिक है, वही चीज है, कलिंग भी एक भूभाग का नाम था। अब भूभाग वही अचेतन है, चेतन अवस्था में नहीं है। यह वीर कैसे हो सकता है, साहसी कैसे हो सकता है? तो क्या अर्थ लिया? रूढ़ी जो शब्द है कलिंग, रचनाकारों की परंपरा का, और उससे अर्थ लिया हमने कलिंग के निवासी कैसे हैं? साहसी हैं। तो दो उदाहरण हो गए, भारत जाग उठा और कलिंग साहसी है। तो दोनों में कौन सी शब्द शक्ति हुई? रूढ़ि लक्षणा। जहां रूढ़ी रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। दूसरा इसका जो रूप है बेटा, वो है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, प्रयोजनवती लक्षणा। बताया था थोड़ी देर पहले, अभी दो भेद है। प्रयोजनवती में पढ़ेंगे, मुख्यार्थ के बाधित होने पर थोड़ा सा परिवर्तन है, वहां रूढ़ रचनाकारों की परंपरा के अनुसार या प्रयोजन के आधार पर, वही चीज है तो लक्षणा है। रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर, रूढ़ि का पढ़ लिया, प्रयोजन हो जाएगा। मुख्यार्थ के बाधित होने पर परिभाषा लिखेंगे शुद्ध रूप में, उतारने में सफाई का और शुद्धता का भी ध्यान रखें। मुख्यार्थ के बाधित होने पर, परिभाषा लगभग समान सी है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी प्रयोजन के द्वारा, आ गई ना बात? अभी रूढ़ि का लिखा, बस उसको चेंज किया है, किसी प्रयोजन के द्वारा, शुद्ध लिखे भाई साहब साहब, है ना, नोट्स के टाइप में लिखें। अर्थ ग्रहण होने पर, अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। बस थोड़ा सा चेंज है, वही प्रयोजन और रूढ़ि का, बाकी परिभाषा लगभग सेम है। प्रयोजनवती लक्षणा होती है। उदाहरण देखते हैं किस प्रकार से उदाहरण। अभी रूढ़ि का हमने लिखा था, क्या पढ़ा रूढ़ि में भाई? रूढ़ि में पढ़ा था भारत जाग उठा, कलिंग साहसी, और रूढ़ शब्द गठित हो गए, परंपरा जो चलती आ रही थी। मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी
प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। तो आप देखें तो ना, जैसे इसमें उदाहरण दिया हुआ है भाई, रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है। उदाहरण हम समझाएंगे आपको। रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है। ये उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण दे दिया। आपसे पूछा जाए कि उदाहरण में बताइए कौन सी शब्द शक्ति है, और फिर आपसे पूछेगा जब शब्द शक्ति है तो उसमें क्यों है। आपने सब अभिधा लिखा तो अभिधा क्यों लिखा, लक्षणा लिखा तो लक्षणा क्यों है, तो उस आधार पर आपको इसको बताना है। रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है। अब देखो बात सीधी सी आती है, सरल उदाहरण है, आप इसको बिल्कुल जैसे लिखा वैसे समझ गए होंगे कि बिल्कुल ठीक है, रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है। लेकिन थोड़ा सा जब आप इसमें दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि सड़क पर कभी घर नहीं बन सकता। सड़क पर कभी घर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि सड़क पर वाहनों की कतारें लगी होती हैं, आने जाने के आवागमन के साधन होते हैं। वहां घर का रहना उचित नहीं, बन ही नहीं सकता अगर किसी प्रकार से, क्योंकि वो आवागमन के लिए बना हुआ एक, जो यात्रा के लिए बना हुआ एक परिवेश होता है, वहां घर बन ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे कहते हैं, ऐसा वाक्य में लिखा होता है, ऐसा हम भी बोलते हैं कि उसका घर सड़क पर ही है। सड़क पर घर नहीं होता, घर कहाँ होता है? सड़क के किनारे होता है। घर कहाँ होता है? सड़क के किनारे। लेकिन हम कह देते हैं कि घर कहाँ है, उसका घर तो मुख्य सड़क पर ही है, रोड पे ही है वो घर, तो ऐसे कह दें। तो कहने का अर्थ यह है कि मुख्य सड़क पर ही है। सड़क पर घर नहीं बन सकता, लेकिन सड़क के किनारे तो हो सकता है। तो वही अर्थ बस हमको निकालना है कि मुख्य अर्थ तो निकालना नहीं कि सड़क पर तो घर हो ही नहीं सकता। तो उसका जो लक्ष्यार्थ थोड़ा सा ले लिया, उसको चेंज करके थोड़ा हल्का सा क्या ले लिया कि मुख्य सड़क पर नहीं भाई, मुख्य सड़क के किनारे है। अब मुख्य सड़क का अर्थ क्या हो गया? मुख्य सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे है। और हुआ तो वही सड़क पर ही, लेकिन सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे। तो ये किसके आधार पे लिया? प्रयोजन के आधार पर। किसके आधार पर लिया? प्रयोजन के आधार पर। ये रूढ़ के आधार पर नहीं लिया, ये रूढ़ के आधार पर नहीं लिया। जैसे वो उदाहरण आपने पढ़ा होगा, प्रचलित घर है, वो प्रचलित उदाहरण है, गंगा पर घर है। पढ़ा होगा आपने कई बार इस उदाहरण को। तो ये वही उदाहरण है। उसी प्रकार से गंगा में पानी का प्रवाह होता है, गंगा पर पानी का प्रवाह होता है, पानी के प्रवाह पर घर नहीं बन सकता, घर नहीं ठहर सकता। तो उदाहरण तो ठीक है, गंगा पर घर है, लेकिन उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हो रही है, गंगा पर घर कैसे बन सकता है? गंगा नदी है और नदी पर पानी प्रवाहित होता रहता है, प्रवाहित पानी पर घर नहीं ठहर सकता। तो ये तो बात थोड़ा बाधित उत्पन्न हो रहा है इसमें अर्थ निकालने में। तो क्या करेंगे हम उसको? गंगा पर घर है, अर्थात गंगा पर घर नहीं है, गंगा के तट पर घर है, गंगा के किनारे पर घर है। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से आप समझे प्रयोजनवती में इस प्रकार के उदाहरण है। मुख्यार्थ के बाधित होने पर, किसी प्रयोजन के द्वारा अर्थ ग्रहण होने पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है। रमेश का घर मुख्य सड़क पर ही है, मुख्य सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे। उसी प्रकार से गंगा पर घर है, गंगा पर घर नहीं, गंगा के तट पर या किनारे है। और रूढ़ी में, रूढ़ या रचनाकारों की परंपरा के अनुसार मुख्य अर्थ छोड़कर दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाता है। दो उदाहरण हमने लिखे थे उसका भी, कौन कौन से? भारत जाग उठा, कलिंग साहसी है। तो हमारा लक्षणा जो टॉपिक था सब शक्ति का वो समाप्त हो गया। अब है व्यंजना। अब कौन सी सब शक्ति है भाई? तीसरी सब शक्ति है व्यंजना। दो हो गई है भाई हमारी, समझ में आ गया होगा, नोट्स बना के उनको उतारें और समझे। तीसरी है व्यंजना। वाचक और लक्षक दो हो गए हैं, अब है व्यंजक। तीन शब्द हमने पढ़े थे, तीन अर्थ पढ़े थे, तीन सब शक्ति पढ़ रहे हैं, अभिधा पढ़ ली, लक्षण पढ़ ली, और अब पढ़ रहे हैं व्यंजना। तो व्यंजना की परिभाषा क्या लिखेंगे हम? जहां किसी शब्द का, लिखे भाई, जहां किसी शब्द का सामान्य या अमुख्य अर्थ नहीं, सामान्य या अमुख्य अर्थ नहीं निकलता है, शुद्ध लिखेंगे भाई, नहीं निकलता है, और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है,
और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है। वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्या क्या करते हैं देखो, व्यंजना कब होती है? जब ना ही तो अभिधा काम करे और ना ही लक्षणा काम करे। ये तीनों इस प्रकार से। अभिधा कब होती है? जब सीधी बात कही जाती है, वाचक शब्द के आधार पर उसको अर्थ ले लिया जाता है, मुख्य अर्थ ले लिया जाता है। अब और लक्षणा कब होती है? जब अभिधा काम नहीं करती, यानी मुख्य अर्थ नहीं निकलता है। और व्यंजना कब होती है? जब ना तो अभिधा निकलती है और ना लक्षणा निकलती है। क्या करते हैं फिर? व्यंजना के माध्यम से ना तो अभिधा में अर्थ निकला और ना लक्षणा में, फिर क्या करते हैं? दोनों को छोड़ देते हैं और सामान्य और जो अमुख्य अर्थ रहता है उसको तो लेते नहीं, अर्थात वो तो निकलता नहीं, और कोई विशेष अन्य अर्थ ले लेते हैं किसी संकेत के माध्यम से या अपनी काल्पनिक शक्ति के आधार पर जो अन्य अर्थ है वो ले लेते हैं। जहाँ किसी शब्द का सामान्य अमुक अर्थ नहीं निकलता है और कोई विशेष अन्य विशेष, हम उसको जैसे काल्पनिक भी ले सकते हैं उसका अर्थ, और संकेत के माध्यम से जो हमको दिया होगा वो भी हम उसका ले सकते हैं, अर्थ निकलता है। जैसे उदाहरण पढ़ेंगे हम। किसी ने कहा कि अरे संध्या के 6 बज गए। किसी ने कहा कि संध्या के 6 बज गए। अब देखो भाई, किसी ने कहा यानी किसी मित्र ने अपने मित्र से कहा कि अरे संध्या के 6 बज गए, यानी शाम का समय हो गया, कितने बज गए? 6। तो अगर हम इसको अभिधा के माध्यम से पढ़ें, अभिधा शब्द शक्ति में पढ़ें, तो सीधी सी बात है भाई, किसी मित्र ने, किसी परिवारजन ने अपने दूसरे परिवारजन से, अपने दूसरे मित्र से कहा होगा कि अरे भाई शाम के 6 बज गए। तो सीधी सी बात है, शाम भी होती है और शाम को 6 भी बजते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा आप कंफ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अर्थ तो निकला ही नहीं कि 6 बज गए, लेकिन 6 बजने का कारण क्या, क्यों कहा उसने कि 6 बज गए? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, 6 बजे क्यों कहा? किसी काम के लिए तो कहा होगा, कुछ चीज याद दिलाने के लिए तो कहा होगा। बात तो सीधी सी हो गई अभिधा के माध्यम से, लेकिन अर्थ तो निकला ही नहीं, क्यों कहा 6 बज गए? अब क्यों कहा, वो जो अर्थ है, वो जो और जो अर्थ है वो हम निकालेंगे अपनी इस संकेत के माध्यम से और अपनी काल्पनिक शक्ति के माध्यम से। किसी ने कहा अरे संध्या के 6 बज गए, अब अभिधा हो गई, लक्षण इसमें बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक भी, क्योंकि लक्षण का तो कोई इसमें नाम ही नहीं है। अभिधा में लिखा हुआ है बिल्कुल, लेकिन अब संकेत दिया हुआ है 6 बज गए। 6 बजने का संकेत क्यों दिया गया है वो हम अर्थ निकालेंगे, जो निकल के आएगा विशेष और कोई अन्य अर्थ, तब होगी व्यंजना। अब 6 बजे देखो, शाम के 6 बजे हम कौन कौन से कार्य देख सकते हैं जिन पर आधारित ये शब्द शक्ति हो सकती है। पहला, संध्या वंदन का समय हो गया, एक अर्थ तो निकाला गया ये। दूसरा, खाना बनाने का समय हो गया। तीसरा, पशुओं के वापस लौटने का समय हो गया, भाई शाम का समय है। और भी ले सकते हैं, दूध दुहने का समय हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अब उसने तो एक ही बात हमसे कहा था, क्या कहा भाई कि 6 बज गए, लेकिन हमने कितने अर्थ निकाल दिए उसके? 4, कि भाई 6 बजे क्यों कहा उसने 6 बजने के लिए? तो हो सकता है उसने 6 बजे इसलिए कहा हो कि वह अपने मित्र से कहा हो कि वो कि पूजा पाठ करे, संध्या वंदन का समय हो गया। अरे भाई खाना बना लो, शाम के 6 बज गए। अरे पशुओं को वापस घर ले आओ, या पशु वापस घर आने लग गए, उसका मतलब शाम के 6 बज गए। और शाम को दूध दोहने का समय भी हो गया। तो ये जो अर्थ है वो कब निकले? हमको जो संकेत दिया और अपनी जो काल्पनिक शक्ति हमने इस्तेमाल की, तो ये अर्थ निकल कर आए। उसने तो सिर्फ हमको शब्द दिया था। तो कहने का मतलब ये है, जहां किसी शब्द का सामान्य अमुक अर्थ नहीं निकलता है और कोई विशेष अन्य अर्थ निकलता है। कब निकलता है? वो भी अपनी तार्किक शक्ति के माध्यम से, अपनी काल्पनिक शक्ति के माध्यम से, ये संकेत दिया होता है इसके माध्यम से।
किसी ने कहा, यानी किसी ने अपने मित्र से कहा अगर संध्या के 6 बज के, तो 6 बजने का ये जो समय हो गया, तो इसको आप उतारें, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। अब बात आती है इसके भी भेद। जैसे 2 भेद पढ़े हमने, किसके पढ़े भाई? अभी 2 भेद हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, लक्षणा के, रूढ़ि और प्रयोजन। इसी प्रकार से इसके भी 2 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं 2 भेद? इसके 2 भेद होते हैं शाब्दी और आर्थी। एक तो शब्द पर आधारित और दूसरा अर्थ पर आधारित। तो इसी टॉपिक में हम उनको पूर्ण करेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठे रहें और उसको साफ साफ में तरीके से मेरे साथ जैसे मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार से उतारें। तो व्यंजना के 2 भेद होते हैं भाई, व्यंजना के 2 भेद होते हैं, लिख लेना। मैं पहला भेद लिख रहा हूँ आपके सामने, शाब्दी व्यंजना। व्यंजना के 2 भेद, पहला शाब्दी और दूसरा आर्थी। यानी शब्द से जो बोध हो गया, शब्द से जो अर्थ निकल आया, शाब्दी हो गई। शब्द का प्रयोग काम में नहीं आया, अर्थ का प्रयोग काम में आया, अर्थ के माध्यम से अर्थ निकला, तो कौन सी हो गई? आर्थी। अलंकारों में भी इसी प्रकार से टॉपिक आएंगे। आप अभी आपके अगले जो चैप्टर है उसमें, जिसमें आप पढ़ेंगे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्द के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से। तो वही चीज ये यहाँ भी है, शाब्दी व्यंजना। शब्द के माध्यम से व्यंजना सब शक्ति किस प्रकार से होती है और अर्थ के माध्यम से सब शक्ति किस प्रकार से होती है। तो इसमें हम लिखेंगे शाब्दी व्यंजना में लिखेंगे इसकी परिभाषा और एक उदाहरण हम इसको लिखेंगे। शाब्दी व्यंजना उस विशेष शब्द पर आधारित होती है उस विशेष शब्द पर आधारित होती है देखें, शाब्दी व्यंजना उस विशेष शब्द पर आधारित होती है जिसके द्वारा केवल उसी शब्द से विशेष आशय प्रकट होता है, उसी शब्द से आशय प्रकट होता है, उसके पर्याय से नहीं। पर्याय जानते हैं, पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, उसके पर्याय से नहीं। तो ये परिभाषा छोटी सी, क्या परिभाषा है? शाब्दी व्यंजना उस विशेष शब्द पर आधारित होती है जिसके द्वारा केवल उसी जो शब्द से, जो वही शब्द है जो इसके उदाहरण में आया हुआ है, उसी शब्द से आशय प्रकट होता है, उसके पर्याय से नहीं। यानी उस शब्द के आधार पर उसको हम चेंज करके अगर उसकी जगह उसका पर्याय लिख देते हैं, पर्यायवाची लिख देते हैं, तो उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा, वहां शाब्दी व्यंजना नहीं होगी। शाब्दी व्यंजना तो कब होगी? जो शब्द उदाहरण में आया उसी पर आधारित वो अर्थ होगा। जैसे इसमें उदाहरण है चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों ने सने गंभीर। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी। को घटी ये वृष भानुजा, ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। श्री कृष्ण और राधा की जो जोड़ी है, जुगल जो जोड़ी है, विश्व भर में
प्रेम के रूप में विख्यात है। कृष्ण सुदामा की जो जोड़ी है विश्व भर में दोस्ती के रूप में विख्यात है। श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई हलधर दाऊ की जो जोड़ी है मित्रता के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ उसी प्रकार से उदाहरण की उनकी जोड़ी जो है चिरजीवी हमेशा अमर रहे, बनी रहे। अब यहाँ देखो दो शब्द इस प्रकार से आए हुए हैं जिनका अर्थ शाब्दिक व्यंजना है। ये हम अलंकारों में पढ़ेंगे। ये उदाहरण जब शब्द अलंकार पढ़ेंगे तो उनमें भी अभंग सबंग जो होते हैं उनमें हम इनको पढ़ेंगे। वृष भानुजा, वृष भानुजा, वृष भानु प्लस जा यानी राधा का ये पर्याय है। अब इसमें वृष भानुजा की जगह अगर वृष भानु सुता लिखें या राधा लिखें तो वो समझ में तो आएगा, लेकिन अर्थ जो है उसका निकलकर वृष भानु सुता लिखें या हम राधा लिखें, यानी इसका अगर पर्याय जैसे हम लिखें, कहने का अर्थ ये जैसा हमने उसमें लिखा है परिभाषा में, और हलधर की जगह अगर हम क्या लिखें बलराम लिखें, यानी उसका कोई और पर्याय हम लिखें तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो वृष भानुजा और हलधर से हुआ है। कहने का अर्थ ये उसी शब्द से प्रकट होगा जो शाब्दिक व्यंजना के उदाहरण विशेष शब्द पर आधारित है, न कि उसके पर्याय से। यानी कोई पर्यायवाची शब्द उसकी जगह चेंज कर दिया जाता है तो वो उदाहरण तो वही रहेगा लेकिन वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो पहले वाले शब्द से हो रहा था। तो वृष भानुजा यानी राधा लगा देते हैं हम, इसके वृष भानुसुता लिख देते हैं तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो वृष भानुजा से है। उसी प्रकार से हलधर के स्थान पर अगर बलराम हम लिख दें तो वो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा जो हलधर से हुआ है। तो ये उदाहरण आप लिखें। शाब्दिक व्यंजना, शाब्दिक व्यंजना उस विशेष शब्द पर आधारित होती है जिसके द्वारा केवल उसी शब्द से प्रकट होता है, उसके पर्याय से नहीं। तो इस उदाहरण को उतारें। अब लास्ट की आपकी शब्द शक्ति है वो है आरती, उसको भी आज ही हम क्लियर करेंगे उदाहरण सहित। आपका ये टॉपिक हो जाएगा। 3 टॉपिक आज आपके हो जाएंगे भाई। भाषा व्याकरण की हो गई, पद परिचय हो गया और लास्ट टॉपिक अब ये चल रहा है शब्द शक्ति का आरती व्यंजना। आरती व्यंजना दूसरा भेद है कौन सी का, व्यंजना पीछे लिखा आ रहा है तो सीधा सा स्पष्ट रूप से संकेत दिया हुआ है आरती व्यंजना। किसका भेद हो गया, व्यंजना का। लक्षणा लिखा होता तो किसका भेद होता, लक्षणा का। अब है आरती। तो आरती को हम पढ़ेंगे। जब व्यंजना अर्थ में निहित हो, छोटी सी परिभाषा है, जब व्यंजना अर्थ में निहित हो। अब शब्द नहीं है, थोड़ी देर पहले शब्द कर रहे थे, अब किस में है, अर्थ में। अर्थ में निहित हो और उसका पर्यायवाची शब्द पर भी कोई अंतर न पड़े। पर्यायवाची शब्द पर भी कोई अंतर न पड़े। देखिए भाई थोड़ा सा वहां पर्यायवाची से अंतर पड़ गया था लेकिन यहां अंतर नहीं पड़ रहा है। जब व्यंजना अर्थ में निहित हो उसका पर्यायवाची शब्द पर भी कोई अंतर नहीं पड़े तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है, आरती व्यंजना शब्द शक्ति होती है। और जब पर्यायवाची शब्द से चक्कर पड़ जाए, अंतर पड़ जाए, अर्थ ना स्पष्ट हो तो शाब्दी होती है। शाब्दिक अर्थ होता है शब्द के द्वारा, आरती होती है अर्थ के द्वारा। तो फिर मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, लिखे इनको, दिखाई दे रहा होगा आपको, साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ। जब व्यंजना अर्थ में निहित हो और उसका पर्यायवाची शब्द पर भी कोई अंतर नहीं पड़े तो वहां कौन शब्द शक्ति होती है, आरती व्यंजना शब्द शक्ति होती है। जैसे थोड़ी देर पहले हमने उदाहरण लिखा था, सूर्यास्त हो गया, संध्या के 6 बज गए, तो वही चीज है, संध्या के 6 बज गए, वही सूर्यास्त वाला उदाहरण उसमें आ जाएगा। अब उसकी जगह जैसे सूर्य है, सूर्य की जगह हम लिख दें सूरज अस्त हो गया, तो पड़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका पर्यायवाची व्यवंग लिखेंगे तो उदाहरण हम लिखे जैसे सूर्य अस्त हो गया। अब वही चीजें जो हमने लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, अब सूर्य अस्त हो गया भाई, क्यों कहा गया है सूर्य अस्त हो गया,
यानी सूर्य अस्त होने के समय जो जो कार्य होते हैं उनकी ओर संकेत किया जा रहा है कि भाई सूर्य अस्त हो गया, अब वो कार्य करने चाहिए जो इस समय होते हैं, चाहे वो पूजा वंदन का हो, चाहे वो दूध दोहने का हो, चाहे वो भजन कीर्तन का हो, चाहे वो खाना बनाने का हो, या फिर कहीं से वापस लौटकर घर आने का हो। तो ये उदाहरण हो गया, ये परिभाषा हो गई। आज के लिए इतना ही काफी। आज हमने लक्षणा और व्यंजना दोनों को उदाहरण सहित पढ़ा है। 3 टॉपिक आप हो गए हैं, विशेष तौर पर इनको ध्यान दें।